हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आईसीएमआर ने पिछले महीने काफ़ी सारी साइंटिस्ट बी की पोजीशन निकाली थी और उन पोजीशन को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ हमें 1 महीने का समय दिया गया था। तो 1 महीने में से 15 दिन तो निकल ही गए हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि 15 दिनों में साइंटिस्ट बी की भी तैयारी कैसे की जा सकती है। हमने कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की है, चलिए आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन के बारे में पता कर लेते हैं। इस फॉर्म की इनिशियल डेट थी, वो थी 12 सितंबर, और ये 12 सितंबर को ही फॉर्म ऑनलाइन आ गया था। इसके बाद इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, वो थी 2 अक्टूबर। इसके बाद अब जो तीसरी डेट आने वाली है वो है 20 अक्टूबर को, जिस दिन हमारे एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली आईसीएमआर उसको अपलोड कर ही देगा, जैसा कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया था। अब जो टेस्ट है वो हमारा 1 नवंबर को है, तो मतलब हमारे पास सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। 1 नवंबर को जैसे ही हमारा ये टेस्ट होगा, इसके बाद 20 जो नवंबर है उसके बाद उसमें रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास जल्दी इसका रिज़ल्ट भी आएगा और इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास समय भी कम है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर कर। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें 2 मेथड हैं इसको क्वालिफाई करने के। सबसे पहला मेथड है हमारा कंप्यूटर टेस्ट मेथड और दूसरा है हमारा इंटरव्यू। ये दोनों को मिला के हमें 100 मार्क्स कंप्लीट करने हैं और आपका जो इसका सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड होगा और इसमें हमें दोनों में ही पास होना पड़ेगा। अगर हम स्कीम्स की बात करें साइंटिस्ट बी के लिए, तो इसमें 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। तो हम अब बात करेंगे नॉन मेडिकल के लिए। तो नॉन मेडिकल में आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू देयर रिलीवेंट सब्जेक्ट ग्रुप्स। तो ये रिलीवेंट सब्जेक्ट्स ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो ग्रुप 1 में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी, तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी, चौथा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी और बायोसाइंसेस, छठवां है जूलॉजी एंड 7th है फूड एंड न्यूट्रिशन। और अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो वो है सोशियोलॉजी और सोशल वर्क वाले लोगों के लिए, और तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो बायोस्टैटिस्टिक और बायोइन्फॉर्मेटिक वालों के लिए है। लेकिन इन सब ग्रुप्स में एक कॉमन चीज़ क्या है कि इन दोनों स्ट्रीम्स में, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, आउट ऑफ 80 20 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू दीज 8 सब्जेक्ट, जो कि क्या है बायोस्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर स्किल्स, जनरल साइंटिफिक नॉलेज, करंट अफेयर एंड इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल बायोमेडिसिन साइंसेस, कॉमन सेंसेस, एनालिटिकल स्किल्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जर्नल अवेयरनेस। तो चलिए बात करते हैं हम ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको ऐसी क्या चीज़ की तैयारी करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड देयर न्यूक्लिक एसिड रहेंगे। उसमें आपको इसके जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आप इसके क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आती है आपकी प्रोटीन्स। इसमें आपको पेप्टाइड्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स एंड अदर कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर को पढ़ना है। चौथे नंबर पे आते हैं एंजाइम्स, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर टर्नओवर नंबर। 5वें नंबर पे आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें से आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पढ़ने हैं। इसके बाद आपको जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड में। इसका सेम टू सेम जो सिलेबस है इन 4-5 ऊपर वाले टॉपिक्स का, वो आपके आईसीएमआर जीआरएफ से मैच करता है। तो एक्सपर्ट के जो व्यूज़ हैं उनको देख के पता चलता है कि ये पेपर हूबहू तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 70 to 80% मैच जो आएगा वो आईसीएमआर के जीआरएफ के पेपर के जैसा आएगा। तो लास्ट का जो 6वां पॉइंट है वो है कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर। ये आपको पढ़ना है। ये आईसीएमआर के जीआरएफ में पूछे जाते हैं और आपके इस पैटर्न में भी अवेलेबल हैं। इसके बाद आपको एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, कितनी एमिनो एसिड्स होती हैं, कौन सी पोलर हैं, कौन सी चार्ज हैं, अनचार्ज हैं,
ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके बायोकेमिस्ट्री में ही प्लांट हार्मोन्स आएंगे। ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो 1-2 नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं जो कि ICMR, JRF और इस साइंटिस्ट बी के पेपर में आ सकती हैं। तो स्ट्रेटेजिकली कंपैरिजन करके देखा तो पता चला कि इंस्ट्रूमेंटेशन में सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप के बारे में लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में, इनके प्रिंसिपल, इनकी वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और उनके डिफरेंसेस के बारे में तो पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इन बेसिक क्वेश्चन से ही लोगों को परेशानी होती है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये हमेशा सवाल आते हैं आपके JRF में भी और आपकी इस साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट में भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव एंड देयर स्टेनिंग मेथड्स। ये माइक्रोबायोलॉजी का आप पिलर समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, बहुत बेसिक रहते हैं लेकिन इसमें लोग भूल जाते हैं। इसके बाद आएगा बैक्टीरिया एंड देयर एसोसिएटेड डिजीजेस। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है माइक्रोबायोलॉजी की। बैक्टीरिया एंड देयर डिजीजेस हमेशा ही पूछे गए हैं, हर JRF के पेपर में कई सालों से आ रहे हैं। इसके बाद वायरस एंड देयर एसोसिएटेड डिजीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके एनिमल वायरसेस है। आपके एनिमल वायरसेस पे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे HIV से, HCV से, HEV से, ये एनिमल वायरसेस हैं। कुछ फुट एंड माउथ डिजीज वायरस हैं, इनसे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत मदद करेगा। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको साइंटिस्ट बी में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। ये सब्जेक्ट ICMR JRF में भी बहुत ज़्यादा आता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से सवाल आते हैं और ये अनुमान लगाया गया है कि ये साइंटिस्ट बी में भी आने वाला है। तो इसमें आपको फर्मेंटर्स पढ़ने हैं, फर्मेंटर्स एंड देयर डिजाइन एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़नी है। इन प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जस्ट मैं एक आउटलुक दे रहा हूँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद आते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड, एंजाइम, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायोमास एंड प्रोडक्शन। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आती हैं, तो ये आने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट है वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर में एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कैसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी काम करती है, ये सारी चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे बायोडिग्रेडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन एंड जीनोबायोटिक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोडिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स, सर्फेक्टेंट्स, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन सब से 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एंजाइम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम की बात ना हो तो फिर बेकार है और ये हमेशा से ही आते हैं इसमें। इसके बाद आते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम रिएक्टर्स। ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी को एक कोर बनाती हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको 1 दिन पूरा बायोटेक्नोलॉजी में देना है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा एक बेस। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम लाइफ साइंस का इससे बचता नहीं है, इसके क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए इस पोर्शन से क्वेश्चन आना संभव है और बनता ही है। तो इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो हैं DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अगर डीप नहीं पढ़ सकते तो एक बेसिक नॉलेज लेके पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिनको लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक DNA, पॉलीमरेजेस एंड सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेंथ, ये इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा मिसकन्फ्यूज होते हैं लोग।
सॉरी कंफ्यूज होते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब हम छोटी सी चीज़ को नहीं पढ़ के जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये तो भाई सबसे जटिल पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। इसमें आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेजेस, स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स लाइक इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इसमें आपके इनिशिएशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, इन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपके यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोटिक प्रोसेस आती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। के बाद उसके प्रोमोटर्स, एनहांसर्स और फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ये हमेशा से पूछे जाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनसे दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके इनहिबिशन फैक्टर पूछ लिए जाते हैं। जस्ट आपको नाम देना होता है और आपका नंबर पक्का है, तो इनको थोड़ा सा देख के जाइएगा जब भी एग्ज़ाम देने जाएं। इसके बाद आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और ये एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, चाहे आपके आरआरएनए से आए, चाहे एमआरएनए से, चाहे टीआरएनए से। और ज़्यादातर देखा गया है कि स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी हमारे पॉली ए टेलिंग और कैपिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको एक बार देखना है। इसके बाद आता है हमारी रिकम्बिनेशन प्रोसेस, जिसमें जनरल रिकम्बिनेशन, साइड स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, रेप्लिकेटेड रिकम्बिनेशन को आपको पढ़ के जाना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको एक ओवरलुक लेना है। इसके बाद आपके रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आते हैं। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। इसमें आपको रिप्रेसर इंड्यूसर का फंक्शन पढ़ के जाइए, हमेशा ही आता है, लैक ऑपरेंट, टीआरपी ऑपरेंट और जिंक फिंगर, ल्यूशिन फिंगर, बी जिप, हेलिक्स लूप, ये सारी चीज़ें आते रहते हैं। तो अगर मैं फोकस करूंगा इस पर, तो लैक ऑपरेन और टीआरपी ऑपरेन के जनरल बेसिक पढ़ के जाइए, इसमें से आपको कुछ ना कुछ आएगा ही। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बंडल है आपके लिए, जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी था। तो इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसमें से आपको काफ़ी 5, 6, 7 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं आप, तो इसमें से आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नंबर इतने ही आएंगे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है। इसमें से साइंटिस्ट जो लोग पेपर बनाते हैं वो हमेशा ही क्वेश्चंस को पिक करते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन इसी रीजन से आते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। फिफ्थ हमारा जो सब्जेक्ट एरिया है वो है बायोलॉजी, बायोसाइंसेस। इसमें आपके सबसे पहले जनरल डेली लाइफ के साइंटिफिक क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हम बेसिक डेली लाइफ में देखते हैं। डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल आते रहते हैं। तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस ही बहुत से लोगों को परेशान कर देते हैं, लेकिन अगर आपको इनका जवाब मालूम है तो ये आपको एकदम से नंबर दे जाएंगे। इनमें गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है अगर आप इनको देख लेंगे अच्छी तरह से। ये कोई भी जनरल नॉलेज की बुक में आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो 10+2 तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें सारे जनरल डेली लाइफ साइंसेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद हमारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारे H2O साइकिल्स हैं, CO2 साइकिल हैं, और भी डिफरेंट साइकिल्स हैं, इसमें से आ सकते हैं इन्वायरमेंट के। और इसके बाद आते हैं हमारे व्हाई दिस एंड दैट हैपेंस के क्वेश्चंस, कि आप जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारे साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही जनरल बायोसाइंसेस में आएंगे कि हीमोग्लोबिन ब्लड में ऐसा क्या है कि जो ऑक्सीजन कैरी करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। एंड साइंटिस्ट एंड थ्योरी डिस्कवरी नेम्स, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस परेशान कर देते हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं, उनकी मोस्ट फेवरेबल डिस्कवरीज होती हैं, उनको बताया जाता है कि भाई वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई, पोलियो वैक्सीन किसने बनाई, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं हमारे टेम्परेचर, प्रेशर एंड एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस,
कि भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में बराबर होता है, और ये सब चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इसमें आते हैं। और आपके 6वें नंबर पे इम्पोर्टेंट डेट्स एंड साइंस, ये क्वेश्चंस भी हमें बायोलॉजी एंड बायोसाइंसेस में देखने को मिल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए की डिस्कवरी कब हुई, भाई सबको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो इसलिए जो साइंटिस्ट देखते हैं वो आपके कॉमन सेंस को देखते हैं, कि कॉमन सेंस एंड साइंस वो देखते हैं। इसको देखते एक हाथ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नंबर देते हैं, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है अगर आपको याद है तो। इसके बाद आपके हेल्थ एंड फूड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि इस फूड में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस फूड में है, और मिनरल्स किस में से आ रहे हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। ऐसे क्वेश्चन इस रीज़न से आ सकते हैं, जो कि आप फाइट कर सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस सेक्शन को, लेकिन आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे नंबर आपको दे के जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ये मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके मेरिट बनाते हैं ये क्वेश्चन। ये सभी को आने चाहिए, लेकिन सभी को आते नहीं है, कई लोग इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है, इसलिए इन पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है जूलॉजी का। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जूलॉजी में, और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए दिक्कत होती है जो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोमेडिकल जैसे फील्ड से हैं। उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी फिजियोलॉजी जो पढ़ी है वो 10th प्लस 2 के लेवल पर पढ़ी है। न्यूरो साइंस, एंडोक्राइनोलॉजी भी उन्होंने कम ही पढ़ी है। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े प्रोफेशनल कोर्स से हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस एंड अदर कोर्सेज, तो उनको थोड़ी जूलॉजी पे मेहनत करनी चाहिए अगर इस साइंटिस्ट बी के पेपर को आपको अच्छे मेरिट से निकालना है, क्योंकि ये पोर्शन ICMR JRF में बहुत ज़्यादा आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइन एंड न्यूरो साइंसेस बहुत ज़्यादा आता है। आपको बताऊंगा कि इसमें कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी कंपैरेटिव ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बतानी पड़ेगी। इसमें से बोन, लंबी बोन कहाँ है, छोटी बोन कहाँ है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपकी आती है एंडोक्राइनोलॉजी एंड न्यूरो साइंसेस, आपको एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, ये सारी चीज़ें, ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये नॉन मेडिकल साइंस है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद करेंगे एंडोक्राइन एंड न्यूरोक्राइन। इसके बाद आते हैं आपके डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। इसमें आपको हमेशा क्वेश्चन आने हैं, डेवलपमेंट में 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और इसके बाद आते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें ही ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जूलॉजी से। इसमें एक्साइटेशन एंड कंडक्शन और जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और ये सारी चीज़ें, आयन चैनल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ये मेन क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको न्यूरोफिजियोलॉजी से आते हैं। आयन चैनल्स एंड आयन ट्रांसपोर्ट हमेशा से ही आते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को आप अगर नोट बनाते चले जाएं कि हम इन एरिया को टारगेट करते रहेंगे, तो आपको आगे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसके बाद जूलॉजी में आता है हमारा माइक्रोमॉर्फोलॉजी। इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन, न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, ये सारी सेल्स के बारे में, इनका ऑर्गेनाइजेशन, ग्लायल सेल के बारे में, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और सारी सेल्स हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद आपका मेन जो है जूलॉजी में वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट हमेशा ही आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ATP यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा, वहाँ से पोटेशियम आ रहा है तो क्या होगा, इसमें लोग भटक जाते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है ये। और इसके बाद आपको सेकेंडरी, प्राइमरी ग्रुप ट्रांसलोकेटर, ट्रांसपोर्टेज, ATPase और ट्रांसपोर्ट बाई वेसिकल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको जूलॉजी में पढ़नी है, और ये भी एक नंबर देने वाला पार्ट है, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में है। तो इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ये बहुत सिंपल है, बस आपको उसको
मेमोराइज करना है थोड़ी देर के लिए, फिर वो आपके हमेशा के लिए काम आएगा। तो ये इस चैप्टर को स्किप नहीं कीजिएगा, इस पे ज़रा थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा जो भी प्रोफेशनल लोग हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन एक स्मॉल सेक्शन ही है, लेकिन एक पावरफुल सेक्शन है जो कि आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये आपको 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करा देगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन, कैलोरीमेट्रिक वैल्यूज़, ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो 1-2 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फूड न्यूट्रिशन की कितने एलिमेंट होते हैं फूड न्यूट्रिशन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें, किस चीज़ में लिपिड ज़्यादा है, किस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है, किस बीमारी में और किस कंडीशन में बॉडी को क्या लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में आती हैं। मिनरल्स एंड डाइटरी सोर्सेस का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मिनरल्स एंड डाइटरी सोर्सेस। तो किस फूड में कौन सा मिनरल्स है, किस चीज़ में कैसा मिनरल्स है, कितनी ज़्यादा मिनरल्स की आवश्यकता है, किस फूड में ज़्यादा है, वो चीज़ आ सकती है। इसके बाद आपका आता है विटामिन नेम एंड देयर डाइटरी सोर्सेज। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको विटामिन के नेम और उनके डाइटरी सोर्सेज को पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, विटामिन के नेम एंड देयर साइंटिफिक नेम, देयर केमिकल नेम आने चाहिए कि भाई विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी को क्या कहते हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे लास्ट में जो चीज़ है वो है उनकी डेफिशिएंसी। विटामिन सी की कमी से क्या चीज़ हो जाती है, विटामिन डी की कमी से क्या चीज़ होती है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको टिक, आप अगर जानते हैं तो आपको सिर्फ टिक लगाने की आवश्यकता है और ये आप इसमें से नंबर ले सकते हैं। तो ये 7 सब्जेक्ट्स में आपको मैंने जो बताए हैं वो आप उन पे फोकस कीजिए, और 15 दिन पढ़ने के लिए बहुत हैं। कैसे हमें स्टडी को प्लान करें वो हम आपको बता रहे हैं, और आगे आप वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। अभी तक जो हमने बात की वो 60 मार्क्स के लिए की है, लेकिन जो स्पेशल हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो इस सेक्शन से आएंगे। तो जैसे हमने उस पर जोर दिया है, 60 मार्क्स का है तो हमने उसको ज़्यादा पढ़ना है, 20 मार्क्स का है तो इसको हमें कम पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो 60 मार्क्स हम लोग कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये बहुत स्पेशल क्वेश्चंस हैं, और इनमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक छोटा पार्ट है, इसको ज़्यादा नहीं देखना है। लेकिन जो आपका मेरिट बनाते हैं वो ये 20 क्वेश्चंस हैं, इससे ही से आपकी मेरिट बनेगी। सभी लोग उन क्वेश्चंस को करते हैं, सभी लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और उनको अच्छी खासी समझ है, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी वाले जो होते हैं वो इन 20 मार्क्स में ही ज़्यादातर फंसते हैं। अब हमें इन 20 मार्क्स को ऐसे स्टडी करनी है कि इसमें एक बड़ा पोर्शन आपका क्वेश्चंस का आ सकता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा जोर देना है। इसमें सबसे पहले तो आती है आपकी बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपके आएंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मीन मोड मीडियन हमने बहुत पहले से ही पढ़े हैं, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है। इसके बाद आती है टेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड एट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एक अच्छा नंबर खींचने का जरिया है। अगर आपको इन 3-4 चीज़ों में से कोई भी 1-2 सवाल मिल गए तो आप इससे नंबर ले सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स। तो कंप्यूटिंग स्किल्स तो सभी जानते हैं, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, तो आपको नंबर लेने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। इसके बाद आता है आपका जनरल एंड साइंटिफिक नॉलेज। इसमें आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने पिछले आगे बताया कि इसमें आपके जनरल साइंटिफिक डेली लाइफ के क्वेश्चन आएंगे, तो ये पोर्शन आपका वहाँ से कवर होगा। इसके बाद आएंगे आपके करंट अफेयर्स। ये आपका मेन जो है रिड्यूसर है आपके नंबर का, इसी से आपके नंबर घटेंगे अगर आपने इसको नहीं किया, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं। करंट अफेयर्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इसमें किस तरीके के करंट अफेयर आएगी मैं बताऊंगा आपको। इसमें जैसे कि डेवलपमेंट इन बायोमेडिकल साइंसेस, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं बायोमेडिकल साइंसेस में, करंट अफेयर में
पिछले सालों में, 2-4 सालों में, अभी आने वाले समय में, करंट समय में, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं कि अभी देखा था हमने कि कोरोना वायरस फैल गया था, तो कैसे कैसे क्या कौन कौन सी कंपनियों ने वैक्सीन निकाली, कौन सी कंपनियों ने ट्रायल में की गई, और कौन से देश ने उस वैक्सीन को सबसे पहले बनाया, फ्री किया। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें से आपको पक्का आने वाले हैं। और इसमें से आपको पॉलिटिक्स भी आएगी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि साइंटिफिक पॉलिटिक्स होगी कि किस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, किस कंपनी ने उसको ये कर दिया, और किस, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो नोबेल प्राइज़ को लेके हैं, नोबेल अवार्ड्स को लेके हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली नोबेल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं और उसमें किसको मिला है, किसको किस फील्ड में मिला है, ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है और ये आ सकते हैं। लास्टली मैं बताऊंगा कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे जानकारी, तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। मुझे लगता है नहीं है कि ज़्यादातर लोग इसका जवाब तो दे ही देंगे, मुझे लगता है कि दे ही देंगे इसका जवाब। कोरोना वायरस से तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार के जाइएगा जब भी आप पढ़िएगा। इसके बाद आपके कॉमन सेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं। इन कॉमन सेंसेस में आपको बहुत जनरल कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। जैसा आपका कॉमन सेंस टेस्ट करना है, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसमें आप फंस सकते हैं। लाइक हाउ मेनी टाइम्स सब्सट्रैक्ट द नंबर 5 फ्रॉम 25। तो ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये ट्रिकी होते हैं, वो क्वेश्चन ही गलत होते हैं और आपको फंसा देते हैं वहाँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, इन ट्रिकी क्वेश्चंस को जो आपको फूल बना सकते हैं, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस में आएंगे, पक्का आएंगे। इसके बाद आती है आपकी एनालिटिकल स्किल्स। जैसा कि हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स में देख रहे थे कि ये एक अच्छा पोर्शन है, ऐसा ही एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत अच्छा पोर्शन है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारे लोग इन क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते। तो इसमें आप अच्छे से मेरिट बना सकते हैं, अच्छे से। इसमें आती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत सोच विचार के करने पड़ते हैं। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सारे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके बाद आपके आएंगे टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन। इतनी स्पीड से ये जा रही है तो ये ट्रेन जा रही है, और इसके बाद ये कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगी, या दोनों ट्रेन इस स्पीड से आ रही हैं, कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, ये सारी चीज़ें ये इसमें आ सकती हैं। ये एनालिटिकल स्किल्स के सवाल हैं। इसके बाद आते हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस। कोई चीज़ कितनी हाइट पे है, वो कितनी डिस्टेंस पे उसकी दूरी होगी, या कितनी डिस्टेंस पे उसकी शैडो होगी, छाँव होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। इसके बाद आता है आपके स्टैटिस्टिक्स। इसमें आते हैं आपके टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन और कॉरलेशन, ये तो सभी जानते हैं। तो इन चारों चीज़ों के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, छोटे छोटे आपको सॉल्व करने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको फॉर्मूला थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे लगेगा। और हाँ, इसमें ये भी आते हैं कि ये कोई कंडीशन दे दी और उसमें कौन सा टेस्ट लगेगा वो आपको बताना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको पता ही चलना चाहिए। इसमें एनोवा लगेगा, इसमें टी टेस्ट लगेगा, और भी बाकी सारे टेस्ट। तो ये नंबर आपको दे सकता है। इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके करंट इश्यूज़ चलते हैं, जितने भी करंट इश्यूज़ हैं बायोलॉजी में, साइंस में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। तो ये 20 नंबर वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको फोकस कीजिए और इसको हमेशा मार्क्स जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है उसके पहले ही पढ़िए। इसको पहले ही पढ़िए, एक दिन पहले पढ़िए या 2 दिन पहले पढ़िए, इसको पढ़िए। क्योंकि आपको 20 नंबर में से अगर इसमें से 15 मिल गए तो आप बाकी जो वो वाला पोर्शन है उससे आप नंबर खींच ले जाएंगे और ये आपको एक मेरिट में ला के खड़ा कर देगा। तो ये बहुत अच्छा पोर्शन है, इस पे थोड़ा जोर दीजिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये स्टडी प्लान। आपको इस तरीके से आपको एक स्टडी प्लान बना लेना है जो कि 15 डेज़ का है। आज से अगर 15 डेज़ आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये 15 डेज़ का है। इसके बाद इसमें आपको फर्स्ट डे में ऐसे सब्जेक्ट रखने हैं जो आपको थोड़ा सा कम लगते हैं, जो ज़्यादा टफ नहीं है, जिनके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड वायरोलॉजी। इसको आप सबसे पहले 2-3 दिन पढ़िए लगातार। इसके बाद आपको
पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेस। तो ये आपको नेक्स्ट 4 to 6 डेज में पढ़ना है। आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको ये एक कॉम्पैक्ट जैसा लगेगा और ये आपको याद भी रहेगा। इसके बाद जो आपका 7 to 9 डेज में आपको पढ़ना है वो है मॉलिकुलर बायोलॉजी और जूलॉजी, एंड इसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस भी अगर चाहें तो एक बार और यहाँ पे आप दोहरा सकते हैं। इसके आपके बाद जो 10th से 12th डे है वो आपको बायोस्टैट्स को देना चाहिए। इसके बाद आपको एनालिटिकल स्किल्स के लिए देना चाहिए, और इन चीज़ों को आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए डाले गए हैं यहाँ 10 to 12 डे में कि ये आपको भूले ना, इससे आपको पकड़ रहे, एग्ज़ाम के दिन आपको याद आ जाए, क्योंकि ये शुरू के 3 जो चीज़ें हैं डे 1 से लेकर डे 9 तक आपको याद हो सकती है, लेकिन ये बायोस्टैटिस्टिक और एनालिटिकल स्किल्स में आपको थोड़ा सा पंगा पड़ जाएगा, और इसलिए इसको 10 से 12 डे में डाला है। इसके बाद आपको 13 to 15 डेज में फिर बायोस्टैटिक्स एंड 20 मार्क्स के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बच गए थे वो सारे आपको 13 to 15 डेज मतलब 3 दिन आपको मिलेंगे। इनमें वो लास्ट के बायोस्टैट्स मिला के और वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ डालिए, और ये स्टडी प्लान आप फॉलो करिए तो आपको कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से फ़ायदा पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डेवलप हो, और आप बताइए कि